अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो हमारा साइंस सेक्टर चल रहा है, जिसमें लाइट स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। लेकिन उससे ज़रूरी बात है कि आखिर किसके लिए है, ज़रूरी है, कौन कौन इस वीडियो को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में हिंट्स दे देना चाह रहे हैं। यह वीडियो चाहे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हैं, एसएससी जीडी का दे रहे हैं, या रेलवे का दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, या कोई भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जैसे क्लास 9, 10th, 11th, 12th का, ठीक है ना, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो लोग भी हैं वही लोग देख सकते हैं जिनको लग रहा है कि हमको साइंस में नॉलेज की कमी है या उसको हमको डीपली पढ़ना है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि हाँ वीडियो सही है। अगर सही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो आपका पार्ट है, यह पार्ट होने जा रहा है थर्ड। यह जो आपका पार्ट है थर्ड, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी न्यू चैनल है, आपको इस पर ज़्यादा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको सब मैथ का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, बायो का भी मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल हम लोग जो पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देख लिए थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो ध्यान देना है क्या कि हम लोग को पढ़ना है कि आखिर समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन बतला रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो जी बिल्कुल, जब तक आप थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कीजिएगा तब तक आप एमसीक्यू में पकड़ नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप थ्योरी वाले पोर्शन को एक एक लाइन समझिए, उसके बाद आप एमसीक्यू को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक पकड़ में आएगा। चलिए समझते हैं हम लोग एक एक करके। पहला नंबर अगर हम बात करें तो कह रहा है कि समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब की विशेषता देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम समतल दर्पण ही खड़ा कर दिए थे, और इस समतल दर्पण से एक्स दूरी पर, कितना एक्स दूरी पर एक ऑब्जेक्ट था हमारा, और उस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी था। क्या था? भी। ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इस समतल दर्पण में, वो भी एक्स दूरी पर ही बनेगा। फिर से आप समझिए इस बात को, क्या हम कहने का मतलब है। अगर मान लीजिए यह एक आपका दर्पण है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दर्पण है, और इस दर्पण से अगर आपका ऑब्जेक्ट, या आप मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के जगह पर खड़ा है, कितना दूरी पर? एक्स दूरी पर, तो आपका जो इमेज बनेगा उस दर्पण के अंदर एक्स दूरी पर ही बनेगा। यानी कि जब भी आप समतल दर्पण में जितना दूरी पर आप खड़ा रहेंगे उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या करें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वस्तु दूरी, समतल दर्पण में बात करें अगर हम, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वस्तु दूरी, वह इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा। जो कि आपको हम बतला चुके हैं कि जितना डिस्टेंस यह दर्पण से है उतना ही डिस्टेंस पर आपका इमेज बनेगा, जो कि पॉइंट नंबर 1 में आपको लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें तो कह रहा है कि इसमें जो इमेज बनेगा कैसा इमेज बनेगा। तो पहला नंबर जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अर्थात हिंदी में बात करें तो आभासी बनेगा, सीधा और पासारो प्रतिलोम प्रतिबिंब बनेगा। ये सभी जो बात हम लोग कर रहे हैं वह समतल दर्पण की कर रहे हैं, याद रखिएगा। किस दर्पण में? समतल दर्पण में। अगर आगे बात करें तो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि जो इसमें आपका प्रतिबिंब बन चुका है, यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। समतल दर्पण में आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। यानी एच मिरर, हाइट ऑफ मिरर जो होगा ऑब्जेक्ट हाइट का हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप अपना इमेज किसी एक मिरर में देखना चाह रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के हाफ का लेंथ का लेना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नोट में आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब नोट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इज v, देन इट्स इमेज मूव्स टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ अ स्पीड 2v। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु की चाल v से चल रहे हैं तो जो आपका प्रतिबिंब का दिखाई होगा वह चाल 2v होगी। जैसे समझिए ध्यान से, एक बार फिर से हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। वापस चलते हैं हम लोग उसी फिगर पर। यहाँ आप क्या देख रहे थे कि एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में अगर देखिए कि ऑब्जेक्ट का भी था, यानी भी वेग से अगर मान लीजिए इस दर्पण की ओर जा रहा है तो जो इमेज आपको दिखाई देगा वह उसका जो स्पीड हो जाएगा 2v हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी दर्पण के सामने, खास करके समतल दर्पण, याद रखिएगा किसमें, समतल दर्पण के सामने अगर आप v के स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आपका जो स्पीड हो जाएगा वह 2v हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो
आपका इमेज यानी प्रतिबिंब का जो इमेज स्पीड होगा वह 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। ठीक है, यह कहाँ आपको देखने को मिला था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉइंट नंबर 1 में था। आगे चलते हैं। जैसे ही मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है, और इस समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण होता है तो उसमें एक साइड जो आपका दिखाई दे रहा है पेंट किया हुआ रहता है। क्या चीज़ किया हुआ रहता है, पेंट। तो समतल दर्पण में जो पेंट किया हुआ रहता है वह पेंट क्या होता है, कोटिंग उसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, कोटिंग, यानी परत चढ़ाया हुआ है। क्या है, परत चढ़ाया हुआ है। आप ऐनक कोई उठा लीजिए अपना, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, और उस ऐनक के अंदर जब खोल के देखिएगा तो पीछे जो होगा ना उस पर कोटिंग किया हुआ रहता है, परत किया हुआ रहता है। वो जो कोटिंग किया हुआ रहता है किस चीज़ का किया रहता है, तो सिल्वर का होता है, चांदी का होता है। किसका होता है, सिल्वर कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, सिल्वर कलर का। आगे आ जाइए, कोटिंग ऑफ रेड कलर। अगर मान लीजिए कोटिंग ऑफ रेड कलर रहेगा तो लाल रंग की परत, और जो लाल रंग की परत होता है उसको लीड ऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, हमारा लीड ऑक्साइड होता है। तो ये 2 पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका कोटिंग होगा तो चाहे तो सिल्वर कलर के होगा, और एक आपका कोटिंग होगा वो रेड कलर का होगा, और जो रेड कलर का कोटिंग होता है वो लीड ऑक्साइड होता है। क्या होता है, लीड ऑक्साइड होता है। अब क्या आगे हमको समझना है कि जो फर्स्ट इमेज बनेगा वो प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब बनेगा। जो पहला इमेज बनेगा वह डिम बनेगा, और जो दूसरा इमेज बनेगा वह ब्राइट बनेगा। क्यों बनेगा, यानी कहने का मतलब है कि जो सबसे पहले इमेज बनेगा हमको सिल्वर कलर पर, वह कैसा बनेगा, डिम बनेगा। लेकिन जैसी कोटिंग रेड ऑक्साइड का रहेगा वह चमकीला बनता है। कैसा बनता है, चमकीला। और ये भी क्या है कि थिक प्लेन मिरर में होता है। कैसा होता है, थिक प्लेन मिरर में। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट है इस मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है कितना दूरी पर, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है यदि इस वस्तु को 2 सेंटीमीटर समतल दर्पण की तरफ जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से समझना है, उसके बाद आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए हम लोग पहले समझते हैं एक बार फिर से। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि यह एक आपका एक दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दर्पण है, समतल दर्पण, और इस समतल दर्पण से एक 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ था। तो आपको ये तो मालूम ही है कि अगर यह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब भी जो बनेगा वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। बिल्कुल उसमें बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर दूरी तय किया है। किधर तय है, यानी कि यहाँ 10 सेंटीमीटर था तो 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, तो यानी कि जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर था अब बच गया कितना दूरी पर, 8 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब भी इसका कितना दूरी पर बनेगा, 8 सेंटीमीटर पर। तो कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो वस्तु और प्रतिबिंब की अगर बीच की दूरी आप देखना चाहेंगे तो जो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी होगा उसको देखना है कि आपका वस्तु यहाँ था और प्रतिबिंब यहाँ था, इन लोग दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इधर हो गया आपका और 8 सेंटीमीटर इधर, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि तो वस्तु आपका 8 सेंटीमीटर था और उसका जो प्रतिबिंब बना है अंदर में 10 सेंटीमीटर बना है, तो 8 और 8 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो और डिस्टेंस हो जाएगा 2 ऑफ x माइनस वाई। इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके आधार पर समझ सकते हैं। चलिए अब जो हमारा अगला पॉइंट है वह यूजेज ऑफ प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का यूज क्या है, कहीं ना कहीं तो इसका यूज होगा, तो उसी को हमको समझना है। समझिए ध्यान से पहले यूजेज ऑफ प्लेन मिरर को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर क्या पॉइंट कर रहा है कि इन ड्रेसिंग टेबल, यानी कि हम लोग ड्रेसिंग टेबल में इसका उपयोग करते हैं समतल दर्पण का। बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल है तो सामने हम लोग देखते हैं दर्पण रखा हुआ रहता है। इन पेरिस्कोप यानी परिदर्शी में, जैसे कह रहा है इन दिस 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये जो आपका फिगर दिखाई दे रहा है ये पेरिस्कोप होता है, डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं, ठीक ना, ये जो डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पर जो इसमें लगा हुआ रहता है 2 समतल दर्पण होता है, एक ये देखिए ये समतल दर्पण है, एक ये समतल दर्पण है, यहाँ पर भी समतल दर्पण है, ये भी समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण। ये जो एंगल होता है 45 डिग्री पर होता है, क्या होता है 45 डिग्री पर। तो जो पेरिस्कोप होता है यानी परिदर्शी जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें जो उपयोग किया जाता है वो भी हमारा क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यूजेज क्या है इसका, या फिर पनडुब्बी में यूज किया जाता है। पनडुब्बी जो सबमरीन हम लोग बोलते हैं,
जो जहाज जो नदी के नीचे नीचे चलता है उसमें हमारा समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस पेरिस्कोप का वहाँ पर भी उपयोग में लाया जाता है। इन हिल्स पहाड़ियों में उपयोग किया जाता है। और क्या है, इन कैलिडोस्कोप, जो हमारा कैलिडोस्कोप दिखाई दे रहा है, कैलिडोस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इन दिस 3 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 3 समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। यानी कि याद रखिएगा, कैलिडोस्कोप में उपयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुरूप दर्शक। और आगे क्या है, ड्रेसिंग करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ड्रेसिंग जो किसी चीज़ का ड्रेसिंग करते हैं तो देखने के लिए। और क्या उपयोग में लाते हैं, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन के लिए करते हैं। बहुत सारा अगर इमेज बनाना है तो बहुत सारे आप वहाँ पर समतल दर्पण खड़ा कर दीजिए, तो इस तरीक़ा से आपको एक इमेज का बहुत सारा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। और क्या आगे कर रहा है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आपको देखेगा कि नोट जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए समझिए क्या है। पहला नंबर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए एक प्लेन मिरर है ये, और यहाँ पर भी एक प्लेन मिरर है, और दोनों एंगल थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर, थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें कि इसमें कितना एंगल, यानी थीटा एंगल पर जब झुका हुआ 2 प्रतिबिंब रहेगा एक दूसरे का, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो इस कंडीशन में अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालना होगा तो हम लोग उसके लिए एक फार्मूला उपयोग करते हैं, 360 बटे में थीटा। और 360 बटे में जब थीटा करते हैं तो हमको एन मिल जाता है। और जो यहाँ एन हमारा है वो क्या हो जाता है, ऑड के लिए, विषम के लिए यूज में लाया गया। कैसे, समझिए ध्यान से। अगर मान लीजिए हम बोल दें, फिर से समझिए इसको आप, कि यहाँ पर एक दो हमारा समतल दर्पण है और उन लोग के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमारा निकालना होगा वो 360 बटे में थीटा बराबर एन का उपयोग करेंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। पहला नंबर जो कंडीशन है, इफ़ एन बराबर ऑड नंबर हो। अगर ऑड नंबर हो तो कैसे हम निकालेंगे उसमें प्रतिबिंबों की संख्या, तो एन निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा कि अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 72 डिग्री हो, जो आपको यहाँ थीटा नज़र आ रहा था ना, अगर मान लीजिए इसका 72 डिग्री है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा। तो फार्मूला यही आपका उपयोग होगा, 360 दिखाई दे रहेगा आपको, और बटे में क्या कर देंगे 72, और भाग दे देंगे तो 5 प्रतिबिंब हमारा बनेगा। कितना बनेगा, 5 प्रतिबिंब बनेगा। अगर मान लीजिए आपका सम संख्या होता है, क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है n-1 कर देते हैं, कि जो नंबर निकलेगा उसमें 1 घटा देंगे। जैसे थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे 360 बटे में थीटा, 360 में जब 60 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज 6 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ओके, आगे और देखिए। अगर यहाँ देखिए तो लिख रहा है कि नंबर ऑफ इमेज आर गिवन देन, यदि प्रतिबिंब की संख्या दी हुई तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बटे थीटा माइनस में 1। कभी इसको उपयोग करेंगे जब हमारे पास प्रतिबिंब की संख्या दिया हुआ रहेगा तब। कैसे, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपको अब दिखने को मिलेगा और इसी के आधार पर आपको समझना है क्या करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए 2 समांतर समतल दर्पण द्वारा निम्न में से कितने प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। एक समतल दर्पण आपका यहाँ पर था, दिखाई दे रहा है, एक समतल दर्पण यहाँ था, और दोनों एक दूसरे के समांतर है। और जब समांतर होता है 2 दर्पण, तो उन लोग के बीच का जो कोण बनता है थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 0 डिग्री। तो हम लोग फार्मूला पढ़ें क्या, 360 बटे में थीटा। तो 360 बटे में जब थीटा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि थीटा का वैल्यू 0 है, और 0 से जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। तो इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा, अनंत। आपको दिखाई दे रहा होगा, टिक भी किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग अब समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण, और इसको समझेंगे। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण को समझेंगे। तो अगर स्फेरिकल मिरर की हम बात करें तो आपको चित्र एक दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक गोलाकार दर्पण है, एक गोलाकार था, क्या शीशा मान सकते हैं आप लोग, और उसको हम लोग एक बार बाहर से इसे पेंट कर दिए और एक बार अंदर से पेंट कर दिए, और बाहर से और अंदर से पेंट करने के कारण यह एक दर्पण का निर्माण कर देता है। किस चीज़ का निर्माण कर देता है, दर्पण का। जब इस गोलीय भाग को 2 भाग में बांट दिए, पहला नंबर, और 2 भाग में बांटने के बाद उसको बाहर से हम पेंट कर देंगे। देखिए जो बाहर से पेंट किए हुए हैं, तो बाहर से जिसको हम पेंट करते हैं उसको बोलते हैं कनकेव मिरर, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं।
और इसी को अगर हम अंदर से ऐसे पेंट कर दिए तो इसको बोलते हैं कि हम लोग कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। एक और हम आपको इमेज बतलाते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें कि यही गोलाकार जो भाग है इसको हम अलग बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसे हम ले लिए और एक और यहाँ पे इमेज ऐसे ले लिए और इसको हम पेंट कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा समझना है, हम क्या किए कि यहाँ बाहर से पेंट इसमें कर दिए और इसमें अंदर से पेंट कर दिए। तो याद रखिएगा जो बाहर से पेंट किया हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी जो बाहर से पेंट किया वो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और ये देखिए अंदर से हम पेंट किए अंदर से, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे अगर हम बढ़ें तो आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की विशेषता। अगर मान लीजिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका कुछ न कुछ विशेषता होगा। क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक हम यहाँ पर लिए हैं अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण बोल रहे हैं, कि इसका बाहर से पेंट किया हुआ है। तो जो बाहर से पेंट किया हुआ रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण है और इसके बीच बीच जो एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, याद रखिएगा। और इस मुख्य अक्ष पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये कोई लाइन ड्रॉ किया गया है कि नहीं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में लिया गया है ओ डैश, या इसको O1 बोल दीजिए, इसको O2 बोलिए, इसको O3 बोलिए, इसको O4, O5, O6। वहीं आगे जब देखिएगा तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है I5, I4, I3, I2, I1। ठीक है, और यहाँ पर एक I6 दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये पांचों छः कंडीशन में इसका इमेज बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि इफ फॉर्म ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इमेज, यह हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये याद रखना है, जो आपका अवतल दर्पण होता है हर एक प्रकार का ये प्रतिबिंब बनाता है। रियल इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, इक्वल साइज होगा, इनलार्ज होगा, और यानी कि हर एक प्रकार के बनाता है। तो थोड़ा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देखिएगा ध्यान से तो ये जो ऑब्जेक्ट O1 था, या इसका इमेज देखिए आपको बना है I1 के माध्यम से। ठीक है ना, तो इन लोग दोनों का देख सकते हैं बराबर आपको नजर आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट O2 का जो इमेज बना है यहाँ पर बना हुआ है, ऑब्जेक्ट O3 का इमेज यहाँ पर बना हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट O3 है ना, ये आपस में तीनों बराबर हैं। ठीक है ना, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है उतना हाइट इमेज का है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं इसको क्या, कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में हर एक प्रकार का इमेज देखने को मिलता है। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको क्या बोलना होगा, अवतल दर्पण। क्या बोलना होगा, अवतल दर्पण। आगे चलिए, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर का तो उपयोग होगा कुछ न कुछ, देखते हैं क्या क्या। तो इन द हेड लाइट ऑफ व्हीकल, जो गाड़ी हमारा होता है ना, जो आप देखते होंगे क्या 4 व्हीलर 2 व्हीलर इस सब में, वो तो गाड़ियों के हेड लाइट, जो आगे वाला जो लाइट जलता है ना, उसमें हेड लाइट का उपयोग करते हैं। किसके, अवतल दर्पण का। इन टॉर्च लाइट एंड सर्च लाइट, जो टॉर्च लाइट होता है ना, या सर्च करने के लिए जो हम लोग खोजने के लिए जो टॉर्च यूज करते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। और अगर बात करें तो ENT डॉक्टर लोग, इसको डेंटिस्ट लोग, डॉक्टर जो होते हैं उन लोग उपयोग में लाते हैं। और क्या उपयोग करते हैं, सेविंग मिरर, आपको सैलून में चल जाइए वहाँ पर हजामती लोग उपयोग में लाते हैं। और सोलर कुकर में भी इसका उपयोग लाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट को आपको याद रख लेना है। आगे चलते हैं। आगे अगर देखिए तो कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण इसके बारे में देखते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या है आपका, कि यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो कन्वेक्स मिरर होता है हमेशा आभासी बनाएगा, यानी कि यह हमेशा वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। आगे क्या है, दर्पणों में उत्तल दर्पण का देखने का क्षेत्र अधिकतम होता है। अगर दर्पण में हम देखें, दर्पण कौन कौन हो गया हमारा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। इन लोग तीनों समतल दर्पण में अगर देखें तो जो देखने की क्षमता जो होता है, अधिक क्षेत्र में जो देख सकता है, एरिया ज़्यादा जो दिखाएगा, कवर करेगा, वो आपका होता है कौन सा, हमारा
उत्तल दर्पण, याद रखिएगा उत्तल दर्पण, जो पॉइंट नंबर 2 में आपको दिया हुआ है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 में आपका है कि जो इट इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लाइट, यानी गलियों में रोशनी के लिए जिन लाइटों का प्रयोग किया जाता है उनमें परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। जो गली देखते हैं ना, हाइलोजन वाइलोजन बल्ब देखे हैं, बल्ब जलेगा और लाइट को पूरा बिखेर देता है, छितरा देता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग साइड दर्पण या पथ दृश्य देखने के लिए रूप में किया जाता है, या जो आपका गाड़ी व्हीकल होता है उसके साइड मिरर या टू व्हीलर देखिएगा, उसके साइड में जो ऐनक लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग पीछे देखते हैं, वहाँ पर भी जो होता है हमारा वो उत्तल दर्पण ही होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। आगे चलिए देखते हैं। नोट करके आपको मिल रहा होगा कि चम्मच की अंदर वाली सतह जो होता है ना, अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। एक चम्मच ले लीजिए जिससे आप खाते हैं, और जो गड्ढा होता है ना, यानी जो अंदर रिफ्लेक्टर बन रहा है वो हमारा क्या है? अवतल दर्पण की कार्य करता है। जबकि उसका बाहरी भाग जो चम्मच का होता है वह काम कैसा करता है? उत्तल दर्पण की जैसा। कैसा? उत्तल दर्पण की जैसा। ओके, आगे क्या करें? साइकिल की घंटी उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। जो साइकिल की घंटी होता है, देखते हैं ऊपर भाग है, ऊपर वाला से लाइट चमकता है, तो इसका मतलब अंदर वो पेंट होगा, तो इसलिए साइकिल की घंटी हमारा कैसा? उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। दर्पण परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा, सबसे मेन पॉइंट आपका यह है, जो दर्पण है वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी कि दर्पण में लाइट परावर्तन होता है, जबकि लेंस जो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके कार्य पर करता है? अपवर्तन के आधार पर। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जो आपका दर्पण है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह रिफ्लेक्शन के आधार पर काम करता है, यानी जिसको परावर्तक बोलते हैं, और जो हमारा लेंस होता है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलिए हम लोग, अगर हम बात करें तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। अब जो अगला हमारा आ जाएगा कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, यानी जिस प्रकार से हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण पढ़े उसी प्रकार से हम लोग को दो लेंस भी पढ़ना रहता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इन लोग दोनों को भी हम लोग समझते हैं क्या करके। तो अगर ध्यान से देखें तो दो लेंस है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो किनारा होता है ना वो पतला होता है। किनारा जो होता है कन्वेक्स लेंस का वो पतला होता है, और बीच वाला भाग जो होता है वो मोटा होता है। जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं, इसका जो किनारा है ये पतला है, किनारा जो आपको ये पतला है, ये भी किनारा पतला है, लेकिन ये बीच वाला भाग जो मोटाई है, इसलिए हमारा जो होता है क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। यानी कि इस प्रकार से आपको कन्वेक्स लेंस देखने को मिलेगा। एक मिनट बतला रहे हैं आपको, इस प्रकार से कन्वेक्स लेंस है, ये बीच में मोटा रहेगा और किनारे किनारे पतला, इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। याद रखिएगा। आगे क्या करेंगे? यह हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा इसमें भी, जैसे उसमें बतलाए थे कि अवतल दर्पण हर एक प्रकार का इमेज बनाता है, उसी प्रकार से आपका जो है यह कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस हर एक प्रकार का इमेज बनाता है। यह आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी भी बनाता है, सीधा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है। यह एक अभिसारी लेंस है। कैसा लेंस है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो लाइट इससे होकर के गुजरेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये एक लेंस था, इससे लाइट 1 2 3 पास किए, और तीनों के जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना? यानी कि अगर मान लीजिए एक ऐसे लाइट है और इस दर्पण से आप 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट पास कराए, तो इससे जब बाहर निकलेगा ना तो सब एक ही जगह से होकर के निकलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिसारी लाइन्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। आगे क्या करें? इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसे आवर्धक कांच के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि यह मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। कौन चीज? कन्वेक्स लेंस। आगे हमारा है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की अगर बात करें तो कनकेव लेंस में क्या कर रहा है कि यह जो होता है ना किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। यानी कॉर्नर क्या हो जाएगा इसका? थिक, और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? थिन, मतलब पतला। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो थिक मतलब होता है वो क्या हमारा हो जाता है? मोटा। ठीक है। आगे देखिए, यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा क्या ऐसा बनाएगा? आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और यह जो होता है एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी एक लाइट अगर इसे जुट करके जा रहा है तो जैसे ही इसे टकराएगा तो अलग अलग लाइट में तोड़ने का काम करेगा। इसको थोड़ा हम लोग अच्छा से समझते हैं एक बार। अभी हम क्या बतलाए थे कि जैसे मान लीजिए कि एक लेंस है, ये आपका क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस में क्या होता है
कि लाइट जैसे आपको एक लाइट हम यहाँ से छोड़ेंगे तो पढ़ने के बाद 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट अलग अलग लाइट में बांट देगा, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस करते हैं, मैंने अलग अलग बांट देता है, ठीक ना, जिसको हिंदी में अपसारी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है अलग अलग छितराए हुए लाइट को एक जगह जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। नोट में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा क्या, एक चित्र देखने को मिल रहा होगा और इस चित्र के माध्यम से आपको कुछ समझना है। इस चित्र में दिखाया गया है कि यह एक दर्पण है, यह क्या है? दर्पण है। और दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण आपको देखने को मिल रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसका बाहर से पेंट किया गया है। तो अगर बाहर से इसमें पेंट किया गया है तो इसमें क्या आपको देखने को मिला कि एक लाइन इसे सीधा क्रॉस किया गया है, एक सीधा लाइन है और उस सीधे लाइन से आपका क्या है, यह जो एक लाइन क्रॉस किया हुआ है वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। आप हम थोड़ा उसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये जो लाइन है रेड कलर से यहाँ से यहाँ तक जो गया है ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब समझना क्या है इसमें कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, एक सेंटर होता है इसमें, जैसे एक गोला हम अगर ऐसे खींच ले और यहाँ पर एक ऐसे सेंटर होता है जो कि आपको सी देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, और जहाँ पर लाइन मिलता है उसको पोल बोलते हैं, पी, ठीक है। और इन लोग दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होता है आर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा। तो उसी को थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो यहाँ से बीच की दूरी है। जहाँ पर पॉइंट मिला इसको पोल बोलते हैं। और इन लोग दोनों के बीच की दूरी एफ होता है, उसी प्रकार से इसके बीच की भी दूरी एफ होता है। इतना तो आपको मालूम होगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़े और देखें लेंस में, तो लेंस में क्या होता है कि लाइट आर पार हो जाता है। आर पार होने के कारण इसको हम लोग F1 नाम से जानते हैं, इसको F2 नाम से जानते हैं। इसके बीच की दूरी F होता है, अगर इसको F1 बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? F2। अब क्या होगा आगे हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो आर है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो आर है वो बराबर है किसकी किसके बराबर है? एक एफ इसके बीच में हो गया और एक एफ यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी एक एफ होगा, यानी एफ प्लस एफ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा। तो आर बराबर एफ और एफ कितना हो जाएगा? 2f। अगर एफ को हम रोक ले तो आर बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये आपका फार्मूला बन के आ जाएगा। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि दर्पण में जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहा जाता है, और फोकस दूरी बराबर फार्मूला होता है आर बटे में 2। नेक्स्ट अगर आगे हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जो करते हैं क्या है ना कि नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, आसानी से हम लोग वहाँ पर समझेंगे और आपको भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं लगेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो पहला नंबर तो लाइक कर देना है, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना है अपने दोस्तों तक, क्योंकि यहाँ पर आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है ना कुछ, आप देख करके लिख भी सकते हैं, विथ हैंड राइटिंग नोट्स बोल सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग कल या नेक्स्ट डे।